भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जो राज्य और केंद्र के बीच परस्पर संबंधों से चलता है, जिसे आम भाषा में संघवाद या फेडरलिज्म कहा जाता है। लेकिन कोविड-19 संकट ने एक बार फिर से राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों को कटघरे में ला दिया है। आज विस्तृत चर्चा करेंगे इस बात पर कि किस तरीके से देश का संघीय ढांचा टूटता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। भारत में राज्यों और केंद्र के बीच संघीय संबंधों के इतिहास को सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद या अर्ध संघवाद जैसे शब्दों के माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है। हालांकि अधिकतर समय में भारतीय संघवाद सहयोगी के बजाय परस्पर विरोधी की भावना में रहा है, जिसे केंद्र सरकार के विपक्षी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राज्यों के प्रति अपने रवैये में भेदभावपूर्ण तरीके में प्रतिबिंबित किया जा सकता है। हाल ही में वैक्सीन वितरण, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता को लेकर संघ और राज्यों के बीच के संघर्ष ने न केवल सहकारी संघवाद के विचार को अच्छी तरह से प्रभावित किया है, बल्कि देश में लोगों की मृत्यु का कारण भी बना है। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो केंद्र को जो जिम्मेदारियां लेनी चाहिए थी, केंद्र उन जिम्मेदारियों से कतराता रहा और चीजें राज्यों पर डालता रहा। वो रिसोर्सेज, वो संसाधन राज्य के पास थे ही नहीं। उस चीज के लिए उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर थी और केंद्र सरकार के टाल मटोल ने लाखों जानों को खतरों में डाला और हजारों जानों को ले लिया। कोविड-19 महामारी से लड़ने के अभूतपूर्व प्रयासों की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि देश का फेडरल सिस्टम चरमरा रहा है। आपको बता दें कि प्रत्येक स्तर पर देश को इस संकट से बचाने के लिए सरकार का कर्तव्य है, जिससे सरकार मुंह छुपाती हुई नजर आ रही है। महामारी के दौरान संघीय मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले असुविधाजनक संघवाद का मामला। केंद्र सरकार की वैक्सीन और ऑक्सीजन के उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करने के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते यह अनन्य जिम्मेदारी थी कि वह वैक्सीन और ऑक्सीजन का पर्याप्त एवं विवेकपूर्ण वितरण सुनिश्चित करे। हालांकि वैक्सीन के वितरण, दवाओं की आपूर्ति, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि के भेदभाव को लेकर कई राज्यों की शिकायतें हो रही हैं। इसके अलावा नई टीकाकरण नीति राज्यों पर जिम्मेदारी को टालने का प्रयास करती है, क्योंकि यह राज्यों को वैक्सीन उत्पादकों से प्रत्यक्ष तौर पर वैक्सीन खरीदने के लिए उत्तरदायी बनाती है और अंतर मूल्य निर्धारण की अनुमति देता है। इससे न केवल उन राज्यों के वित्तीय बोझों में इजाफा होगा जो पहले से ही वित्तीय बोझ के तले दबे हुए हैं, बल्कि वह विभिन्न राज्यों के बीच टकराव को भी जन्म दे सकता है। यह संभव है कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन को लेकर लड़ पड़े। आपको बता दें कि केंद्र ने महामारी से निपटने के लिए शक्तियों को केंद्रीकृत करते हुए महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। हालांकि इन अधिनियमों के तहत राज्यों से परामर्श लेना केंद्र के लिए एक विधायी अधिदेश है और केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है और बड़ी संकट का विषय यह है कि कोविड-19 का ग्रामीण भारत में प्रवेश हो रहा है। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान अपने गृह राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रवासी श्रमिकों के सामूहिक पलायन को देखा गया। अब क्योंकि ये श्रमिकों को फिर से अपने गृह राज्यों में प्रवास करना पड़ रहा है, इससे लोगों के बीच यह डर पैदा हो गया है कि कोविड-19 ग्रामीण भारत में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा कृषि, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां इस कार्य बल की अनुपस्थिति में प्रभावित या कठिन होंगी, क्योंकि ये श्रमिक अपने गृहनगर वापस जा रहे हैं। यदि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कोविड-19 की पहली लहर से सबक लिया होता तो इस संकट के विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सकता था। आपको बता दें कि अब आगे क्या किया जा सकता है जिससे स्थितियां बेहतर होंगी। सबसे पहला काम, राज्यों द्वारा बाजार उधार के संबंध में FRBM यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा लगाई गई सीमा की छूट सही दिशा में एक कदम है। हालांकि
इन उधारों को केंद्र सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी देकर समर्थित किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को धन मुहैया करा सकती है ताकि वे राज्य स्तर पर संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। दूसरा, रियल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि जरूरी है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र के एक सफल दृष्टिकोण, हस्तक्षेप और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां केंद्र सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संचार करेगा, वित्तीय आवश्यकताओं की प्रभावी ढंग से पूर्ति करेगा और समाधान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। अब बात करते हैं दीर्घकालिक उपाय की, यानी कि जो लंबे समय तक चले। आपदाओं और आपात स्थितियों जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों की बात कर रहे हैं हम, कि प्रबंधन को 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसे कंकरेंट लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। साथ ही सरकार को अंतर राज्य परिषद को स्थायी निकाय बनाने पर विचार करना चाहिए। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार को सहकारी संघवाद के ढांचे से आगे बढ़ने की जरूरत है, जो मूल रूप से राष्ट्र और क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करेगी, साथ ही साथ केंद्र तथा राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देने के कार्य पर आधारित है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।